नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार रहस्य की कहानी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि कैसे निशा और अमन जंगल की जो पुरानी कहानियाँ डरावनी होती थीं उसको सुन सुनकर वो बड़े हुए थे और उस रहस्य को जानने के लिए उन दोनों ने प्लान बनाया और जंगल के अंदर गए। लेकिन जंगल के जब अंदर गए तो वहाँ वो दोनों फंस गए। अब उसके आगे की कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो ये कहानी पूरी सुनिएगा, बड़ी खतरनाक और बड़ी मज़ेदार कहानी है। मेरा नाम है नितिन, आप सुन रहे हैं काका की कहानी। अमन, कहाँ हो तुम? तुम्हारी आवाज़ आनी बंद क्यों हो गई? कहाँ हो, कुछ तो बोलो, तुम बोल क्यों नहीं रहे? दरअसल ये बात निशा ने अमन के लिए बोली थी, क्योंकि अमन के ऊपर भेड़िए ने हमला किया था और उसका हाथ जख्मी कर दिया था। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? कुछ तो इशारा दो। निशा की आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। बार बार वो जंगल में इधर उधर घूम घूम कर अमन अमन बुला रही थी। कभी पेड़ के पास जाती, कभी ज़मीन से कान लगाकर सुनती, लेकिन अमन का कहीं नामो निशान तक नहीं था। धरती कैसे किसी को निगल सकती है या फिर पेड़? पूरे जंगल से रूह कांप जाने वाली आवाज़ें आ रही थीं। हर पल आसपास कोई साया या महसूस हो रहा था। निशा कभी खुद को वहाँ अकेला महसूस करती और कभी उसे अपने आसपास हजारों अनजान लोग महसूस होते। सांसें थमी हुई थीं, धड़कन बहुत तेज चल रही थी, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे, उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन वो अपने आप को संभाले हुई थी। उसे इस समय कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस अमन की चिंता हो रही थी। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और सिर टिकाकर रोने लगी। उसका रोदन पूरे जंगल में गूंज रहा था। तभी चुपके से एक आवाज़ आती है, चुप हो जा। इस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ निशा के कानों में पड़ी, चुप हो जा, जिससे वो सिहर सी उठी। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ पता नहीं कहाँ से आ रही थी, जो निशा को चुप होने को कह रही थी। अचानक आवाज़ आनी बंद हो गई। उसे अपने पीछे की ओर से घुंघरुओं की बहुत तेज़ आवाज़ आई, जैसे कोई पैरों में भारी पाजेब पहनकर इधर से उधर भाग रहा हो। तभी अचानक उसके कानों के पास से एक ठंडा सा हवा का झोंका गुजरा, जैसे कोई कानों में कुछ कह रहा हो। निशा वहीं जड़ हो गई। अभी तक उसे संशय था, लेकिन अब उसे विश्वास हो गया था कि उसके आसपास कोई तो है जो उस पर नज़र रखे हुए है। निशा अपनी ही सोच में खोई थी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसके पीछे दो खून भरी आंखें, जिसका शरीर धुएं सा है, उसे घूर रही है। जल्द ही उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसके पीछे कोई है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो धुएं वाला हाथ उसका गला दबोच लेता है। मैंने मेरी बेटी को नहीं मारा, मुझे डायन बोलेगी, पत्थर मारेगी मुझे, जलाएगी, मुझे सब बर्बाद कर दूंगी, सबको मार दूंगी। और बहुत तेज से रोने की आवाज़ आने लगी। वो और भी ज़्यादा उग्र और भयानक हो रही थी। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। इतना भयानक मंजर निशा ने कभी नहीं देखा था। निशा की आंखें बाहर आ रही थी, सांसें फूल रही थी। वो अपना गला छुड़ाने की नाकाम कोशिशें किए जा रही थी। उसने निशा को ऊपर उठा लिया। अब उसे बचना मुश्किल लग रहा था। उसके प्राण अब नहीं तब निकलने को हो रहे थे। इतनी मुसीबत की घड़ी में भी निशा का दिमाग चला और वो जितनी तेज़ आवाज़ निकाल सकती थी उतनी तेज़ आवाज़ से बोली, माँ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। और इतना बोलते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ पैर ढीले होकर लटक गए। जब निशा को होश आया तो उसने अपने आप को एक खंडहर में पाया, जहाँ वो एक पत्थर पर लेटी हुई थी। वो एकदम से सहमी हुई थी। सर से खून काफ़ी गिर चुका था, जिसकी वजह से उसकी आंखों के सामने सब धुंधला दिख रहा था। आंखें मलने के बाद थोड़ा कुछ साफ हुआ। किसी तरह वो उठी और अपने चारों ओर नज़र घुमाकर देखा। खून के धब्बे, राख, हड्डियाँ, ये सब उस जगह आम सा था। उसने डरते डरते दीवारों के पास जाकर उसे हाथ लगाया और देखा। उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो दीवारें उससे कुछ कहना चाहती हों। और अचानक बहुत तेज़ आवाज़ से औरतों के रोने की आवाज़ें आने लगी। सबके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, मुझे मत मारो, मैं डायन नहीं हूँ। निशा बहुत ज़्यादा डर गई। धीरे धीरे आवाज़ें उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गईं। निशा ने दोनों कानों पर हाथ रखकर इधर उधर भागना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कहीं भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे एक छोटा सा रास्ता दिखा जो शायद बाहर जाता हो।
वो झुककर उसमें चली गई, लेकिन वो बाहर जाने का रास्ता नहीं था। वो अपने आप में ही एक कमरा था। वो अंदर जाकर एक कोने में बैठ गई और घुटने जोड़कर अपना सर उस पर रख लिया और रोने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये। वो किस मुसीबत में फंस गई है। अमन पता नहीं कहाँ है। अब वो कभी यहाँ से बाहर निकल भी पाएगी या नहीं। तभी अचानक उसे किसी की सिसकियाँ सुनाई दी। उसने फिर से कानों पर हाथ रख लिया और चिल्लाने लगी, कौन है, कौन है। तभी उसकी एक तरफ हाथ आया जिसने उसके कंधों को स्पर्श किया। निशा बहुत बुरी तरह सहम गई। उसे पता चल गया कि ये वही जंगल में मिली थी। अब वो निशा को नहीं छोड़ेगी। लेकिन जब उसने थोड़ा घूम कर देखा तो कोई धुएं सा शरीर नहीं था, बल्कि सच में एक इंसान का, बल्कि औरत का हाथ था। वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने एक बार फिर पूछा, कौन है। उधर से आवाज़ आई, मैं विमला। और तभी निशा को महसूस हुआ कि वो जो भी थी उसके और पास आ रही थी। और अचानक कंधे पर से वो हाथ हट गया और दूसरे पल ही उस हाथ ने निशा की बाह पकड़ ली और खींचकर उसे उस कमरे के बाहर ले आई, उसी जगह जहां निशा ने अपने आप को तब पाया था जब बेहोशी के बाद उसकी आंखें खुली थी। निशा उसके साथ खींचती चली आई और बाहर आकर झटके से अपने हाथ छुड़ाने लगी। तभी उसने ऊपर सर करके उसका चेहरा देखा और वो चौंक गई। आप चाची? सामने विमला खड़ी थी। विमला चाची। अभी 10 साल पहले उनकी शादी हुई थी। जब उनकी शादी थी तब निशा यहीं थी। वो गांव की बहुत सुंदर बहू थी। क्या था जो उन्हें नहीं आता था। मैं पूरे दिन इनके साथ बैठी रहती थी। इन्हें कहानियाँ बहुत अच्छी आती थी। इनके हाथ के खाने और कहानियों के लालच में मैं पूरे दिन चाची के पीछे लगी रहती थी। आज उन्हें ऐसी हालत में देखकर निशा के होश उड़ गए। बाल बिखरे हुए थे, शरीर पर खरोचों के निशान थे, साड़ी जगह जगह फटी हुई थी, हाथों की कलाई पर काले निशान पड़े हुए थे, जैसे चूड़ियाँ टूट टूट कर चुभी हों। मैं सोच ही रही थी कि उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और तेज तेज से रोने लगी, जैसे उनके अंदर सालों से दबी हुई व्यथा आज उनके आंसुओं के द्वारा उनके आँखों से गिर रही हो। मैंने भी उन्हें बहुत तेज से गले लगा लिया। कुछ देर तक इस भरत मिलाप के बाद मैंने उन्हें अपने से हटाया और उन्हें वहीं पत्थर पर बैठा दिया। गांव वाले तो कहते थे कि आप बगल वाले गांव के किसी आदमी के साथ अपने बच्चों को लेकर भाग गई, लेकिन आप यहाँ कैसे? विमला चाची ने फिर से रोना शुरू कर दिया। मैंने उनके आंसू पोंछे और ये एहसास दिलाया कि निशा उनके साथ है। वो चुप हो गई। तभी मेरी नज़रों में एक घड़ा आया। मैं उसके पास गई तो उसमें पानी था और साफ पानी था। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये कोई साजिश है या फिर कुछ और। अगर ये सब काम भूतों का ही है तो ये पानी और विमला चाची यहाँ कैसे? वो फिर से विमला चाची के पास गई। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। उन्होंने निशा के हाथ से पानी लेकर पी लिया और अब मैं उनसे फिर से वही सवाल पूछा, आप यहाँ कैसे? विमला चाची ने बोला, मैं यहाँ 1 हफ्ते से हूँ। लेकिन क्यों? विमला चाची ने जवाब दिया, जब मेरी शादी हुई थी मैं बहुत खुश थी। तुम्हारे चाचा मुझे आंखों पर रखते थे। धीरे धीरे साल गुजरे, मैं माँ बनी और मुझे लड़की हुई। किसी को कोई खास खुशी नहीं हुई, चीज़ें बदलने लगी थी। 2 साल हो गए, फिर से मैं माँ बनी। इस बार भी मुझे लड़की हुई और अब तुम्हारे चाचा मुझसे बात भी नहीं करते थे। हर कोई मुझे ताना देकर जाता था। वो और सासू माँ मुझ पर हाथ भी उठाने लगे थे। खाना खाने को भी नहीं देते थे। ऐसे ही साल गुजर गए। मैं तीसरी बार माँ बनी और भगवान का ऐसा प्रकोप, मुझे इस बार भी लड़की हुई। अब तुम्हारे चाचा दूसरे शादी के लिए बोलने लगे। घर में सब राजी भी हो गए। अब सबकी नज़रों में बस मैं खटक रही थी, कैसे मुझे रास्ते से हटाया जाए। तभी एक दिन घर पर एक बाबा आए। उनसे मेरी सास ने मेरे बारे में बात की। मुझे उस समय नहीं पता कि उस दिन उन लोगों के बीच क्या बात हुई। उस दिन रात को करीबन 1 बज रहे होंगे। दरवाजे पर आहट हुई। दरवाज़ा मेरे पति ने ही खोला, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कौन आने वाला है। मुझे बाहर बुलाया गया और उन्होंने बोला कि जाओ बच्चियों को भी जगा कर ले आओ। जब मैं उन्हें जगाने गई तो वो उठी ही नहीं। मैंने बहुत झक्कोरा, चिल्लाई भी, लेकिन वो उठी ही नहीं। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पति, सास और वो बाबा दोनों दौड़ते हुए आए। बाबा ने उनकी नाड़ी जांची तो उन्होंने बताया कि मेरी 3 बच्चियां मर चुकी हैं। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए।
मैं सर पटक पटक कर रोने लगी। तभी मेरे पीछे से मेरे पति ने मेरे बाल पकड़कर मुझे खींचकर धकेल दिया। बोला, नाटक मत कर, इन तीनों की वजह से मैं दूसरी शादी कर रहा था, इसलिए तूने इनको मार दिया। मैंने उनके पैर पकड़ लिए। नहीं, मैंने नहीं मारा। कोई माँ कैसी भी हो अपनी बच्चियों को नहीं मार सकती। तू डायन है, डायन, जो अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों तक को मार सकती है। उन्होंने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली मैं इसी खंडहर में पड़ी थी। सामने मेरे पति और वो बाबा खड़े थे। मेरे पति ने बाबा को बोला कि अब मैं इस डायन को आपको सौंप दिया है, आपको जो करना है करो, बस ये दोबारा मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आनी चाहिए। और फिर बोलकर चले गए। बाबा ने मुझे बताया कि उसके पति ने ही जहर देकर मेरी बेटियों को मार दिया है, जिससे मुझे डायन बोलकर वो अपने रास्ते से हटा सके। तभी बाबा उस कमरे में गया जिसमें मैं और तुम थे। वहाँ से एक औरत का हाथ खींचकर लाया। आज जैसी मेरी दशा है वैसी ही उसकी थी, बल्कि मुझसे बदतर ही थी। उसे देखकर वो लगातार हंसे जा रहा था। उसके बाल पकड़कर उसने बोला कि आज से तेरा काम खत्म, अब तुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे सामने ही उसने उस औरत के ऊपर तेल डालकर उसे जला दिया। इतनी दरिंदगी कोई कैसे दिखा सकता है। अब वो हर रोज़ जब उसका मन करता मेरे साथ बलात्कार करने लगा। उसका यही काम था कि वो ऐसे घरों को ढूंढता था जहाँ घरों में औरत की बदतर स्थिति होती थी। इसके कई कारण होते थे। दहेज प्रथा से पीड़ित, वंश आगे ना बढ़ पाना। ज़्यादातर वो औरतें जिनके पति अपनी पहली पत्नी से पीछा छुड़ाकर दूसरी शादी करना चाहते थे। वो उनके घर वालों का मन लेता, फिर उनसे अपनी मन की बात करता कि वो उनकी बीवी को सबकी नज़रों से दूर ले जाएगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा। नीच सोच वाले लोग इतनी घटिया हरकत के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और बाद में गांव में बात फैली कि फलाना की मेहरारू फलाना गांव के लड़के आदमी के साथ भाग गई। मैंने मेरी बच्चियों को नहीं मारा, मैं उनके साथ खुश थी। अगर मेरे पति मुझे छोड़ देते तो मैं खुद से कुछ काम कर लेती, पाल लेती अपनी बच्चियों को, किसी से उफ तक करने ना जाती। आखिर क्या मिला उन्हें मेरी बच्चियों को मारकर। विमला चाची बात कर ही रही थी कि निशा का ध्यान उनके पैरों पर गया। ये क्या, उनके पैर तो थे ही नहीं, बस धुआं सा था। ये देखते ही उनके होश उड़ गए, माथे से पसीना टपकने लगा, हाथ पैर पत्थर हो गए। चाची ने जैसे ही दोबारा निशा के हाथों पर हाथ रखा वो डर के मारे बेहोश हो गई। उसकी आंखें बंद थीं, कानों में लगातार आवाज़ आए जा रही थी, उठो निशा उठो। आंखें खुली तो निशा ने अमन को सामने देखा। वो चौंक कर बैठ गई। भाई तू ठीक है ना? उसके गालों पर सर पर हाथ लगाकर देखने लगी। भाई तेरा तो हाथ ठीक है ना? तुझे तो भेड़िए ने मारा था ना? तू पागल हो गई है क्या? अभी तक सपने में ही है। और अपनी शक्ल तो देख, पूरा पसीना पसीना हो रखी है तू। तुझे पता है मैंने भी तेरे जैसा ही सपना देखा था। तू परेशान मत हो, देख हम दोनों के बीच के प्यार को अब सपने भी एक जैसे आने लगे हैं। और अमन बहुत तेज हंसने लगा। मैं एकदम मस्त तेरे सामने खड़ा हूँ। चल अब तैयार हो जा, नाश्ता कर ले। शंभू चाचा को जानती है ना, उनकी आज शादी है, बारात बहुत दूर जानी है, इसलिए दोपहर से ही निकलना होगा। नहीं तो मैं किसी शंभू को नहीं जानती। नानी तो कह रही थी कि तू जानती है। तभी निशा को याद आया कि विमला चाची के पति का नाम भी तो शंभू ही था। वो मंदिर के पास जिनका घर है, हाँ वही। हाँ उन्हें जानती हूँ, लेकिन उनकी शादी तो हो चुकी थी ना? हाँ लेकिन उनकी बीवी किसी और के साथ चली गई थी। नानी उस दिन के बारे में बता तो रही थी। तुझे क्या हो गया है, कुछ याद भी है या नहीं? मैं याद हूँ कि मुझे भी भूल गई। ठीक है तू चल, मैं आ रही हूँ। निशा अभी तक सदमे में ही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो सच था या सपना, ये सब निशा के लिए रहस्य बना हुआ था। फिर भी वो तैयार हुई, लेकिन उससे कुछ खाया नहीं गया। तभी अमन फिर से आ गया। हे भगवान, तैयार हुई या नहीं? हाँ हो गई। चल फिर। हाँ चलो। हम चाचा के घर पहुंच गए। ढोल बज रहे थे, सब खुश थे। चाचा के सर पर सेहरा सजा हुआ था, बारात निकलने को थी। तभी निशा की नज़र सामने वाले पेड़ पर पड़ी। वहाँ एक औरत खड़ी निशा की ही तरफ देख रही थी। वो विमला चाची थी। हाँ
वो विमला चाची ही थी। आशा है आप सबको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कर अपनी बहुमूल्य समीक्षा अवश्य दें। आपकी सराहना और आलोचना मुझे सहर्ष स्वीकार है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और जानते हैं कि ये विमला चाची का क्या रहस्य है। आखिर विमला चाची उसकी शादी में उसके सामने क्या कर रही थी खड़ी होकर, या फिर वो क्या करने वाली हैं, जानेंगे हम लोग नेक्स्ट कहानी में।